नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो ये पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसको खाना कैसे उपलब्ध किया जाए, हम क्या टेक्निक्स, कौन सी चीज़ें यूज करके हम जो खाना है उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकें। ठीक है, जैसे लिखा है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ फूड आइटम्स ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, जो फूड डिमांड है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, उसको फुलफ़िल करने के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना रहेगा? हमें एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में हमें कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है एंड प्लांट ब्रीडिंग क्या है? तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है हम देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स लाइक बुफालो, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, sheep, कैमल्स, गोट एट्सेट्रा। ठीक है, इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग एक्सेट्रा ऑफ फिश, मोलस्क होते हैं, जो सेल फिश होती हैं वो, एंड क्रस्टेशियंस, prawn, crabs, etc. More than 70% of livestock's population of the livestock live in India and China. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो हम एनिमल्स होते हैं, जो हमारे यूजफुल एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लाइव स्टॉक्स। जैसे बफालो हो गया, काऊ हो गया, जो हमें दूध देते हैं, या फिर इनसे हम मीट का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करते हैं? जानवरों को पालते हैं। ठीक है, जानवरों का जो यूजफुल जानवर होते हैं उनको बोलते हैं लाइव स्टॉक्स। जैसे कि यूजफुल जानवर में हमारे पास बफालो हो गया, काउज हो गए, हॉर्सेस एंड शीप, कैमल, इस टाइप के। ठीक है, जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं जिनसे हम मीट भी लेते हैं और मिल्क भी लेते हैं, और जो हमारे जो डेली यूज के काम होते हैं उनमें भी हेल्प करते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, डोंकी हो गए। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करते हैं? हम ऐसे जानवरों को पालते हैं या ऐसे जानवरों की ब्रीडिंग कराते हैं जिनमें अच्छे करैक्टर्स हों। अल्टीमेटली हम ऐसा कर रहे हैं कि हम ऐसे जानवरों को तैयार कर रहे हैं जिनमें करैक्टर्स अच्छे हों। ठीक है, मतलब कि अगर हम काऊ को पालेंगे तो काऊ ऐसी होनी चाहिए जो ज़्यादा दूध देती हो और जिसके दूध में जो प्रोटीन है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं अच्छे हों, ज़्यादा हों। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग, और एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री फार्मिंग भी होती है। पोल्ट्री फार्मिंग में जैसे कि जो छोटे छोटे चिकन्स होते हैं और डक्स होते हैं उनको हम पालते हैं। ठीक है, एंड फिशरीज़ में हम मछलियों को पालते हैं। ठीक है, ये सब किस में आता है? एनिमल हस्बेंड्री में आता है। ओके, और क्या बोल रहे हैं? मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक्स पॉपुलेशन, जितने भी लाइव स्टॉक हैं पूरी दुनिया में उनका 70% कहाँ है? इंडिया और चाइना में। ओके, इंडिया और चाइना में। कहने का मतलब है जितने भी यूजफुल एनिमल्स हैं पूरी दुनिया में जिन्हें हम पालते हैं उसका 70% इंडिया और चाइना में है। ठीक है, अगर हम जानवरों को पालेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें किसी जगह रखेंगे, और जिस जगह रखते हैं उसको बोलते हैं फार्म। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, इससे हम देखते हैं क्या है? अ प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ फार्म मैनेजमेंट हैव इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन मैनी फोल्ड्स। ओके, सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर अप्लाइड इन वेरियस लाइव स्टॉक्स आर एज फॉलोज। जैसे कि ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि किसी में हम मुर्गियों को रखते हैं, किसी में हम
गाय या भैंस रखते हैं, ठीक है। तो पहला है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म होते हैं उनमें हम गाय या भैंस को रखते हैं, जो दूध देते हैं उनको रखते हैं, ऐसे जानवरों को, ठीक है। तो डेयरी फार्म का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए डेयरी फार्म के लिए, ठीक है। डेयरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर इट्स मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। डेयरी फार्मिंग में हम क्या करते हैं, ऐसे जानवरों को पालते हैं जो हमें मिल्क देते हैं या फिर उसके बाई प्रोडक्ट्स देते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क, ओके। पहला पॉइंट क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल कम्बाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई फार्म अगर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि उसमें ऐसे जानवर रखे जाएं जिनका जो प्रोडक्ट है, जो मिल्क है, वो कैसा हो, क्वालिटी जिसकी अच्छी हो, साथ ही साथ क्वांटिटी भी अच्छी हो, ओके। और साथ में ऐसे जानवर हों जो बीमार ना हो, मतलब जल्दी बीमार ना पड़े, मतलब कि डिजीज रेजिस्टेंट हो। फिर हम क्या करेंगे, कैटल हैव टू बी हाउस्ड वेल, शुड हैव प्रॉपर वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज़ फ्री। और हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जहाँ पे डिजीज़ ना हो सके कैटल्स को, मतलब गंदगी नहीं रखेंगे, ठीक है। और उन्हें अच्छे से पालेंगे और उनके लिए अच्छे से जगह बनाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है डेयरी मैनेजमेंट में, ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, वो है द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन साइंटिफिक मैनर, ठीक है। जो हम खिलाएंगे कैटल्स को, वहाँ पे जो जानवर होंगे उनको साइंटिफिक मैनर में खिलाना है। ऐसा नहीं है कभी भी कुछ भी खिला दिया, ठीक है, या फिर कितना भी खिला दिया। तो हमें एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर अमाउंट में, या फिर एक जो क्वालिटी है फूडर की और क्वांटिटी दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आर इम्पोर्टेंट वाइल मिल्किंग। और सबसे ज़रूरी काम है जब हम कैटल से दूध निकालेंगे तब जो क्लीनलीनेस है उसका हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना है। और यही काम हमें करना है जब हम जो मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे या स्टोरेज करेंगे, तब भी हमें जो साफ़ सफाई है और हाइजीन है उसका भी बहुत ध्यान रखना है। नहीं तो हमारा प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, हमें लॉस होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, ठीक है। ऐसे बर्ड्स जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं, ऐसे बर्ड्स जिन्हें हम यूज करते हैं किसके लिए, खाने के लिए या फिर उनके एग्स के लिए, ठीक है। वो ये सब आते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में, ओके। इट मेनली इंक्लूड्स चिकन्स। पोल्ट्री फार्म में हम क्या करते हैं, चिकन्स एंड डक्स विद टर्की एंड गीज, इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं, जैसे चिकन हो गया, डक्स हो गया, टर्की एंड गीज, इन सब का हम यूज करते हैं किसमें, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में, मतलब पोल्ट्री फार्म के अंदर, ठीक है। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट हो, हम सबके लिए जो बेसिक्स हैं उन्हें हम फॉलो करेंगे। जैसे बेसिक्स क्या है, जैसे आपने बताया था कि जो हमने चुनने हैं, जो कैटल्स हमने चुने थे वो कैसे चुने थे, जो अच्छे हों क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज भी, और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हों, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री एंड सूटेबल ब्रीड। हम ऐसे बर्ड्स को चुनेंगे जो कैसे हो, डिजीज़ फ्री हो और सूटेबल ब्रीड हो, कि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, जो फार्म की कंडीशन होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो जो बर्ड्स हैं वहाँ रह पाएंगे। और प्रॉपर फीड एंड वाटर, उन्हें प्रॉपर फीड किया जाना चाहिए और प्रॉपर वाटर दिया जाना चाहिए। हाइजीन एंड हेल्थ केयर का भी हमें फार्म के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम
जो एनिमल्स हैं वो अच्छे कैरेक्टर वाले एनिमल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हम करते हैं एनिमल ब्रीडिंग के अंदर। क्या है, इट एम्स एट इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे एनिमल हम यहाँ बनाएंगे ब्रीडिंग के द्वारा जो कैसे होंगे, जो क्वांटिटी भी उनकी अच्छी होगी, ठीक है, मात्रा भी ज़्यादा होगी और क्वालिटी भी उनकी कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, अ ब्रीड इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। ब्रीड क्या होता है, ब्रीड एक ग्रुप है, ठीक है, सेम जो इंडिविजुअल्स हैं एक ब्रीड के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स होंगे वो ज़्यादातर सेम होंगे हर एक चीज़ में। अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस है वो भी सेम होगा, फीचर्स भी उनके सेम होंगे, ज़्यादातर साइज भी उनके सेम होंगे। जैसे कि डॉग के अंदर कई सारे ब्रीड होते हैं, कुत्ते के अंदर कई सारी ब्रीड होती हैं, पमेलियन होते हैं, ठीक है, जर्मन होते हैं, ये सब क्या है, ये सब ब्रीड हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला इन ब्रीडिंग, दूसरा है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। इन ब्रीडिंग करते हैं हम सेम ब्रीड के अंदर, ठीक है, और आउट ब्रीडिंग हम करते हैं डिफरेंट ब्रीड के अंदर। ओके तो इन ब्रीडिंग क्या है, यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ। मेथड ऑफ मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड है मैटिंग का, ठीक है, इसमें हम ब्रीडिंग कराते हैं जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं सेम ब्रीड के, उनके अंदर, ठीक है, 4 से 6 जनरेशन तक हम क्या कराते हैं, उनका ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं उनके दोनों के अच्छे कैरेक्टर्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जो मैटिंग है वो इज़ बिटवीन सेम स्पीसीज़ के अंदर होता है, क्योंकि जो ब्रीड होंगे जाहिर सी बात है वो एक ही स्पीसीज़ के होंगे। ओके, एडवांटेज क्या है इन ब्रीडिंग का, एडवांटेज है इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन्स। इसमें क्या होगा, अच्छे कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं प्योर लाइन्स की फॉर्म में। ओके, आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, मेथड ऑफ मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स बिटवीन सेम ब्रीड दैट देयर शुड बी नो कॉमन एंसेस्टर फॉर अबाउट 4 to 6 जनरेशन। आउट ब्रीडिंग में हम बेशक सेम ब्रीड के अंदर कराते हैं लेकिन उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उनके पूर्वज एक मतलब आपस में कोई कनेक्शन नहीं है उनका। ओके, अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं, अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर भी ब्रीडिंग हो सकती है, मतलब डिफरेंट ब्रीड के अंदर तो जो ब्रीडिंग होगी वो होगी ही, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर भी ब्रीडिंग होती है। एडवांटेज क्या है आउट ब्रीडिंग के, इट प्रोड्यूस हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, और डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ हमें हाइब्रिड मिलते हैं, किनके, पेरेंट्स के, जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं वो भी पेरेंट्स के, दोनों के, मेल एंड फीमेल दोनों के अच्छे कैरेक्टर्स हमें मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इन ब्रीडिंग के अंदर एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। उस दिक्कत का क्या नाम है, उस दिक्कत का नाम है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग रिड्यूसेस क्या, फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। जब हम कंटिन्यू इन ब्रीडिंग कराते रहेंगे तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो जो प्रोडक्टिविटी भी है वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कि इनब्रीडिंग का क्या है, एक डिसएडवांटेज है। ओके, दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हेनेवर दिस बिकम अ प्रॉब्लम, selected animals of the breeding population should be mated with unrelated superior animals of the same breed. This usually helps restore fertility and yield.
लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन का एक इलाज भी है। इलाज क्या है? जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाए तो जिस इंडिविजुअल के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है उसकी हम मेटिंग करा देते हैं किसके साथ? जो उस ब्रीड का सुपीरियर इंडिविजुअल है उसके साथ। जैसे अगर कोई मेल है उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो हम क्या कराएंगे उसका हम मैटिंग करा देंगे किसके साथ? जो सुपीरियर फीमेल होगी या सुपीरियर मेल होगा उसके साथ, ठीक है, सेम ब्रीड के अंदर। जिससे क्या होगा? तो जो करेक्टर्स जो जा रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, वो फिर से रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। हम ब्रीडिंग का फ्लो चार्ट देखते हैं। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है। ये ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग दो टाइप से होती है, इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में 3 टाइप हैं, ठीक है। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, ओके। आउट ब्रीडिंग इज़ द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, ठीक है। आउट ब्रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जो अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हम ब्रीड कराते हैं, उनके अंदर हम उनके बीच हम मैटिंग कराते हैं, ठीक है। विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। सेम ब्रीड के अंदर हो सकता है कि हम मैटिंग कराएं। क्या हो सकता है? जो कॉमन एंसेस्टर ना हो, लेकिन अगर हम सेम ब्रीड के अंदर करा रहे हैं और कॉमन एंसेस्टर हैं तो वो कहाँ चला जाएगा? किस केस में? वो चला जाएगा इन ब्रीडिंग में। लेकिन सेम ब्रीड के अंदर हम करा रहे हैं और कॉमन एंसेस्टर नहीं हैं तो वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा आउट ब्रीडिंग के अंदर, ठीक है। और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड के अंदर करा सकते हैं और डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर भी हम मैटिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो 3 केस हमने पढ़े थे आउट ब्रीडिंग के अंदर। पहला केस क्या था? पहला केस था आउट क्रॉसिंग, ठीक है। आउट क्रॉसिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड। देखो, सेम ब्रीड है लेकिन बट हैविंग नो कॉमन ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 जनरेशन। मतलब कि जो ancestors हैं वो 4 से 6 जनरेशन तक नहीं होने चाहिए सेम, ठीक है। दी ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे आउट क्रॉसिंग के दौरान, जो नए इंडिविजुअल्स बनेंगे उन्हें हम बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। जो सेकेंड टेक्निक है हमारे पास वो है क्रॉस ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग के अंदर, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मैटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? सेम ब्रीड के अंदर नहीं मैटिंग करा रहे हैं, हम डिफरेंट ब्रीड के अंदर करा रहे हैं। और डिफरेंट ब्रीड में भी हम जो एक ब्रीड होगी उसका सुपीरियर मेल, जो सबसे अच्छा मेल होगा उसे हम चुनेंगे, और जो फीमेल होगी दूसरे ब्रीड की वो भी हम जो सबसे अच्छी फीमेल होगी उसे हम चुनेंगे और इन दोनों के बीच हम क्या कराएंगे? मैटिंग कराएंगे, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ टू ब्रीड टू बी कंबाइंड। और क्रॉस ब्रीडिंग में हमें क्या फ़ायदा है? क्रॉस ब्रीडिंग में हमें एडवांटेज क्या कि क्रॉस ब्रीडिंग में हमें दोनों ब्रीड के जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें मिल जाएंगी, किसमें? एक ही इंडिविजुअल में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सब जानवरों के बीच बहुत किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग बहुत किया जाता है। मतलब कि एक ब्रीड के अंदर ऐसा है कि वो दूध ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, और दूसरा ब्रीड है वो उसके दूध में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उनका हम मैटिंग करा देंगे, तो जो हमें नया इंडिविजुअल मिलेगा उसमें क्या होगा? उसमें जो दूध की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी और क्वांटिटी होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है। तीसरा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें हम क्या कराते हैं? मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज आर मैटिंग, ठीक है। इसमें हम एक मेल लेते हैं और दूसरा फीमेल, लेकिन ये सेम ब्रीड के अंदर नहीं, डिफरेंट ब्रीड के अंदर नहीं, हम डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज़ से हम लेंगे मेल एंड फीमेल और उनके बीच हम क्या कराएंगे? मैटिंग। और उसके बाद जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें जो दोनों स्पीसीज़ होंगे उसके करैक्टर्स होंगे, ठीक है। एक स्पीसीज़ का भी करैक्टर होगा, दूसरे स्पीसीज़ का भी करैक्टर होगा। इसका एग्जाम्पल है म्यूल। म्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? म्यूल को हिंदी में बोलते हैं खच्चर, ठीक है। खच्चर में क्या होता है? खच्चर कैसे बना? ये बना
डोंकी और हॉर्स दोनों के कॉम्बिनेशन से म्यूल बना, ठीक है। डोंकी अलग स्पीसीज़ है और जो हॉर्स है वो अलग स्पीसीज़ है, ठीक है। इसमें फीमेल कौन थी? जो हॉर्स है वो फीमेल है और जो मेल है वो कौन है? वो है डोंकी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है म्यूल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। जो ये कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं इन्हें हम जो करते हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। क्या करते हैं इसके अंदर? द सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज पेरेंट एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल बाय ब्रीडर, ठीक है। इनसे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं? हमने मेल से सीमन ले लिए जो कि हमने चुना है अच्छा मेल, ठीक है। उससे हमने सीमन ले लिए और वो हमने कहाँ पे इंड्यूस करा दिए? वो हमने जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमने छोड़ दिए, ठीक है, इंजेक्ट करा दिए हमने। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और प्रोजनी बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इस टेक्निक के अंदर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी मॉइड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इज़ यूज टू इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। देखते हैं हम कैसे करते हैं अभी, हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करेंगे? अ काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन्स FSH टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है। सुपर ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 एग दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स, ठीक है। द फर्टिलाइज एग 8 to 32 सेल्स स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सैरोगेट मदर। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। इस पूरी टेक्निक के अंदर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? ये हम करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उसकी चांसेस को बढ़ाने के लिए कि वो फेल ना हो। कैसे? हमने क्या किया? हमने मेल के जो सीमन लिए थे वो हमने कहाँ इंजेक्ट करा दिए? फीमेल के अंदर। लेकिन फीमेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है? एक ही एग निकलता है, तो जो चांसेस हैं जो फर्टिलाइजेशन के वो बहुत कम है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? जो फीमेल होती है उसको हम जो हाई लेवल ऑफ FSH हार्मोन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उस हाई लेवल ऑफ FSH हार्मोन की वजह से उसमें एक एग की जगह 6 से 8 एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक एग निकलता है लेकिन FSH की मदद से हम 6 से 8 एग निकलते हैं, ठीक है। जब वो 6 से 8 एग सारे एग फर्टिलाइज हो जाएंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से की मदद से हमने जो सीमन अंदर भेजा था फीमेल के, उस वजह से जो एग हैं सारे 6 से 8 जो एग हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे। फिर उन एग्स का हम क्या करेंगे? उनको नॉन सर्जिकली हम फीमेल की बॉडी से निकालेंगे और हर एक एग को एक फीमेल के अंदर दूसरी जो फीमेल होगी, सैरोगेट मदर होगी, सैरोगेट फीमेल होगी, उसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। और हमें इसकी जो नॉर्मली हमें एक बच्चा मिलता है उसकी जगह हमें कितने बच्चे मिलेंगे? 6 से 8 बच्चे। एनिमल ब्रीडिंग के बाद हम देखते हैं बी कीपिंग, ठीक है। बी कीपिंग को एपीकल्चर भी बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। बी कीपिंग और एपीकल्चर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, ओके। हनी इज अ food of high nutritive value and also finds use in the indigenous system of medicine, okay. It also produces bee wax. बी कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज। हनी बी के जो हाइव्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। क्यों?
हम हनी प्रोड्यूस करने के लिए। हनी के साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है, वो होता है हनी। हनी का जो मतलब बी वैक्स होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है, ओके, हनी बी कीपिंग का, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में और भी इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज किया जाता है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन हनी बी की जो स्पीसीज है वो है एपिस इंडिका। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए जो ध्यान में रखने चाहिए। जैसे क्या क्या है, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। जो बीज हैं उनकी जो हैबिट्स हैं और उनका जो नेचर है उनकी जानकारी होनी चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बीहाइव्स। जो छत्ते होते हैं उनको सही जगह हमें रखना चाहिए, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ओके। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। ये सब पॉइंट हैं जिनका हमें बी कीपिंग के अंदर ध्यान रखना चाहिए, ओके। इनके बाद हम देखते हैं फिशरीज़। फिशरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इज़ एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ओके। फ्रेश वाटर फिशेस विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कटला। ये सब क्या है, कटला, रोहू और कॉमन क्रैब्स, ये सब फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ओके। और मराइन वाटर की कुछ एग्जांपल हैं जैसे हिल्सा है, ओके, सर्डाइंस है, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट है। ये मराइन फिशेस हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जिनका हम फिशरीज के अंदर यूज करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन अप्लाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन लाइक एक्वाकल्चर एंड पिसीकल्चर। और हम जो फिशरीज़ के अंदर जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं जैसे कि एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, नीली क्रांति। नीली क्रांति के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो फिश प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अंतर क्या है पिसीकल्चर एंड एक्वाकल्चर के अंदर, वो हम देख लेते हैं। पिसीकल्चर क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फिश एंड सेलिंग इट और यूजिंग इट्स प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक और कॉमर्शियल यूज, ओके। फिश कैन बी ग्रोन बोथ इन साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। एक्वाकल्चर में क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एनी एक्वेटिक एनिमल्स। एक अंतर है, पिसीकल्चर में केवल फिश को हम क्या करते हैं, फिश की ग्रोइंग करते हैं, लेकिन एक्वाकल्चर में हम क्या करते हैं, एनी एक्वेटिक एनिमल्स, ओके। यही अंतर है दोनों में, पिसीकल्चर एंड एक्वाकल्चर में, ओके। तो एनिमल के केसेस में तो हमने देखा कि उसके जो एनिमल्स के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस किस टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं। प्लांट के अंदर हम देखते हैं क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग इज़ द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ plant species in order to create desired plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yield and are disease resistant। plant breeding के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे plants बनाते हैं जिनके अंदर जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो। हम पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे एनिमल्स बना रहे हैं जो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज अच्छे हों, और प्लांट्स भी ऐसे बना रहे हैं जो हम क्वालिटी या क्वांटिटी वाइज अच्छे हों। कोई भी टेक्निक हम यूज करेंगे तो इन्हेंसमेंट के लिए ही हम यूज करेंगे, ओके। क्लासिक प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। जो पुराने ज़माने में जो क्लासिक तरीका है प्लांट ब्रीडिंग का वो क्या था, क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स, ठीक है, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू produce plants with desirable traits of higher yields, nutrition and resistant to disease। The main step in plant breeding, जो मेन स्टेप्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम वो क्या करें, बेसिक से स्टेप्स हैं जो हमने एनिमल्स ब्रीडिंग के अंदर किए थे, वही स्टेप यहाँ हम करेंगे।
कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इज़ द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, स्पीसीज एंड relatives of the cultivated species. Okay, the entire collection having all the diverse allele for all genes in a given crop is called germplasm collection. Okay, क्या कहने का मतलब है? collection of variability, हम जो पौधा है उसके अंदर जितने भी वेरिएबिलिटी है, मतलब कि अलग अलग टाइप के पौधे एक ही ब्रीड के अंदर, जैसे कि मटर का पौधा है, मटर में जितने भी डिफरेंट टाइप की मटर है उन सबको हम इकट्ठा करेंगे। ओके, ताकि हमारे पास हर एक टाइप की मटर हो सके, ठीक है। उन्हें हम इस कलेक्शन को, हर टाइप की मटर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ओके, फिर हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप हम करेंगे इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। इस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, द सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग। हम क्या करेंगे? सेकंड में हम ऐसे पेरेंट्स को चुनेंगे, हम उस मटर के पौधों में ऐसे पौधे चुनेंगे जो अच्छे कैरेक्टर्स हों जिनके पास, ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर हों, जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो हम प्लांट्स चुनेंगे एज अ पेरेंट्स, और उनका हम ब्रीडिंग में क्या करेंगे? यूज करेंगे। ओके, तीसरा फिर क्या? फिर हम करेंगे, पेरेंट्स हमने चुन लिए, ठीक है, अब हम कराएंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग दी सिलेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। जो हमने पेरेंट्स चुने हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले, उनके बीच में हम क्या कराएंगे? मैटिंग कराएंगे या ब्रीडिंग कराएंगे, उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। किस लिए? ताकि हमें जो डिजायर्ड क्रॉप है वो मिल सके, ठीक है। टू ऑब्टेन डिजायर्ड क्रॉप कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट में नीड टू बी कंबाइंड विद डिजीज रेजिस्टेंट फ्रॉम अनदर पेरेंट्स, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बाई क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन दी टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड दैट जेनेटिकली कंबाइन दी डिजायर्ड कैरेक्टर इन वन प्लांट्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक मटर का पौधा है, ठीक है, जो क्या है? प्रोटीन ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। दूसरा मटर का पौधा है जो प्रोटीन तो नहीं दे रहा लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? उन दोनों पौधों की मैटिंग करा देंगे, क्रॉस करा देंगे दोनों के बीच में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो नया पौधा हमें मिलेगा उन दोनों के ज़रिए, वो कैसा होगा? प्रोटीन भी ज़्यादा होगी उसमें और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो गया। मतलब हमें जो नया पौधा मिला है वो कैसा है? डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के साथ मिला है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? चौथा स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, और जो नए पौधे बने हैं उन्हें रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के मैटिंग के बाद जो नए पौधे बने हैं या नए बच्चे बने हैं उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उनमें से हम क्या करेंगे? उनका सिलेक्शन करेंगे और उनकी टेस्टिंग करेंगे। हम सारे बच्चों में से सेलेक्ट करेंगे कि सबसे अच्छा कौन सा है, ठीक है, और उसकी टेस्टिंग करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद टेस्टिंग एंड रिलीजिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो नया पौधा है उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, उसे हम सेलेक्ट कर चुके हैं, वो सबसे अच्छा पौधा है। फिर हम उसका क्या कर देंगे? कॉमर्शलाइजेशन कर देंगे और उसे मार्केट में हम भेज देंगे, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि हमारे पास कुछ पौधे हैं जो इस जो टेक्निक के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि व्हीट एंड राइस। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इंक्रीज ट्रेमेंडसली बिटवीन 1960 एंड 2000। 1960 और 2000 के बीच में जो गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने क्या इंट्रोड्यूस किया इस बीच में 1960 और 2000 के बीच में नई स्पीसीज़ आई, नई वैरायटी आई। किसकी? व्हीट और राइस की, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़, ठीक है। सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ का क्या मतलब है? ये ऐसे पौधे थे जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, और जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा था, मतलब कि जिन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था तैयार होने में, और जो प्रोडक्ट थे वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में हमें मिलते थे, ठीक है। पॉइंट्स क्या है? इन 1963 सेवरल वेराइटीज़
सच एज सोनालिका, जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, ठीक है, विच वर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वर इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द वीट ग्रोइंग फील्ड ऑफ इंडिया। सोनालिका और कल्याण सोना ये किसकी वैरायटी हैं? ये गेहूं की वैरायटी हैं। 1963 के आसपास ये पूरे इंडिया में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। ये कैसी वैरायटी थी? ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी, मतलब कि जो गेहूं की पैदावार होती थी वो ज़्यादा होती थी और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी थी। इनमें आसानी से डिजीज़ भी नहीं होती थी इन प्लांट्स में। इस वजह से ही क्या होता था, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता था। ओके, सोनालिका एंड कल्याण सोना किसकी वैरायटी हैं? ये गेहूं की वैरायटी हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज वर ड्राइव्ड फ्रॉम IR8 एंड ताइचुंग नेटिव वन वर इंट्रोड्यूस इन 1966। 1966 में IR8 एंड ताइचुंग नेटिव वन को इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में क्या हुआ? बाद में बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया। सबसे पहले ये हमें बाहर से मिले IR8 एंड ताइचुंग नेटिव वन, ये मतलब कि इंडिया के बाहर से वेराइटीज़ आई, ठीक है, 1966 में। 1966 में इन वेराइटीज़ के बाद में हमने खुद की वेराइटीज़ डेवलप की। कौन कौन सी? जया एंड रत्ना, जया एंड रत्ना, जो कैसी थी? जो बहुत बेहतर वैरायटी थी किसकी? चावल की। इस टेक्निक का यूज करके हमने वीट और राइस के साथ साथ कुछ बेहतर वैरायटी हमने शुगर कैन्स और मिलेट्स बाकी और चीज़ों और पौधों में भी बनाए। जैसे शुगर कैन में हमने क्या किया? सैक्रम बारबेरी, ठीक है, सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑफ्सिनेरम वर क्रॉस टू गेट द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ हाई यील्ड, थिक स्टेम, हाई शुगर एंड एबिलिटी टू ग्रो इन दी शुगर कैन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये वेराइटी है शुगर कैन की, सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफ्सिनेरम। जो सैक्रम बारबेरी है वो नॉर्थ का है, सैक्रम ऑफ्सिनेरम है वो साउथ का है, लेकिन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग थे। जो सैक्रम ऑफ्सिनेरम है वो साउथ का है, तो उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर थे, लेकिन वो नॉर्थ में नहीं उग सकता था। तो हमने क्या किया? सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफ्सिनेरम को हमने क्रॉस करा दिया। उसके बाद जो हमें वैरायटी मिली वो कैसी थी? उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर आ गए, मतलब वो नॉर्थ में भी उग सकता था और उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो भी अच्छे थे। जैसे हाई यील्ड, जो पैदावार है वो अच्छी होगी, ठीक है, और जो स्टेम होगा शुगर कैन का वो मोटा होगा, ठीक है, और वो नॉर्थ में भी उग सकता है। ये सब तो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हमें एक अच्छी पैदावार चाहिए गन्ने की, जो कि साउथ में उग सकती है लेकिन नॉर्थ में नहीं उग सकती है। लेकिन तो हमने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला? हमने क्रॉसिंग करके दोनों वैरायटीज़ का हमने नया पौधा बना लिया, ठीक है, नई वैरायटी बना ली जो कि अच्छी यील्ड कर सकती है और नॉर्थ में भी उग सकती है। ओके, ऐसा ही हमने मिलेट्स में किया। हमने क्या किया? हाइब्रिड मेज बनाए, ज्वार बनाया, बाजराज बनाए, ठीक है। दीज वेराइटीज़ आर हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, ठीक है, जो कि कैसी हैं? हाई यील्डिंग के साथ साथ कैसी हैं? वाटर रेजिस्टेंट भी है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इनको। ओके, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट। अब हमें ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जो कैसे हों? जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हों। ओके, कैसे हों? डिजीज़ रेजिस्टेंट हों। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डिजीज़ लग जाती है और जिसके बाद डिजीज़ होने की वजह से क्या हो जाती है? जो पैदावार होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे सेवरल फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस अफेक्ट द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, टू मिनिमाइज दिस लॉस, इस लॉस को कम करने के लिए हमने क्या किया? हमने ऐसी वेराइटीज़ को हमने डेवलप किया जो कैसी हो? डिजीज़ रेजिस्टेंट है। इसके लिए हमने जो अच्छे प्लांट्स हैं उनके बीच में ब्रीडिंग की। वही जो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो सिंपल टेक्निक है, वही हमने यूज की। हमने क्या किया? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ जीनोम विद डिजायर्ड। तो हमने क्या किया? जो अच्छे हैं, जो डिजायर्ड कैरेक्टर हैं, वो हमने पेरेंट्स सेलेक्ट किए। उसके बाद क्या किया? हमने सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में मैटिंग कराई। फिर हमने क्या किया? जो हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिले हैं, जो हमें
बच्चे मिले हैं, कह सकते हैं बच्चे या फिर हाइब्रिड्स जो मिले हैं, हमने उनका क्या किया, सिलेक्शन किया और टेस्टिंग की, और उसके बाद हमने क्या किया, उन्हें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे सम क्रॉप वेराइटीज़ ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंट टू फंजाई बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज आर रिलीज। तो कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे वीट में एक वेराइटी है हिमगिरी जो किससे रेजिस्टेंट है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट से एंड हेलवंट से। ओके, ब्रेस्का में एक वेराइटी है प्यूसा सुरनिम जिसे बोलते हैं करण राई, वो वाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है। ठीक है, कॉलीफ्लावर में हमारे पास वेराइटी है प्यूसा सुब्रा एंड प्यूसा स्नोवेल केवन जो ब्लैक रॉट एंड कर्ल से डिजीज रेजिस्टेंट है और जो ब्लैक रॉट से भी रेजिस्टेंट है। ठीक है, काउपी में हमारे पास प्यूसा कोमल है जो बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। साथ में चिली में हमारे पास प्यूसा सदाबहार है जो चिली मोजेक वायरस से और टोबैको मोजेक वायरस से एंड लीफ कर्ल से कैसी है, रेजिस्टेंट है। मतलब ये बीमारियां इन वैरायटीज़ में नहीं होती हैं। ठीक है, जो हमने किसकी मदद से बनाई है, हमने ब्रीडिंग की मदद से, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से हमने बनाई हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इससे भी हम जो डिज़ायर्ड क्वालिटी के प्लांट्स हैं वो बना सकते हैं, वो है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, जो डिज़ायर्ड प्लांट्स हैं उन्हें बना सकते हैं। क्या, म्यूटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन। जीन में हम चेंज करके, हम म्यूटेशन करके हम कहते हैं जो डिज़ायर्ड क्वालिटी के प्लांट्स हैं उन्हें हम बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ डन बाय यूजिंग म्यूटेंट्स लाइक केमिकल्स और रेडिएशन। और म्यूटेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, केमिकल्स की मदद से और रेडिएशन की मदद से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, इसकी मदद से हमने कुछ जो प्लांट्स हैं उन्हें को हमने बनाया भी, जैसे मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन की मदद से हमने मूंग बीन को बनाया जो कि किससे रेजिस्टेंट है, येलो मोजेक वायरस से और पाउडरी माइल्ड्यू से। ठीक है, रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस इन भिंडी, भिंडी को भी हमने ऐसे बनाया जो किससे रेजिस्टेंट है, येलो मोजेक वायरस से। ओके, डिजीज़ के अलावा एक चीज़ जैसे इंसेक्ट्स हैं वो भी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रक्टेड बाय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, टू प्रिवेंट दिस लॉस न्यू वेराइटीज़ रेजिस्टेंट टू देम आर डेवलप्ड। और जो ऐसी वेराइटीज़ हमने बनाई जो कि पेस्ट और इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, हम उसके लिए क्या करेंगे, वही बेसिक्स फार्मूला अपनाएंगे। क्या, पहले हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ जीमोन विद डिजायर्ड रेजिस्टेंट रेट्स, मतलब कि अच्छे जो डिजायर्ड पेरेंट्स हैं हम उनका सिलेक्शन करेंगे, फिर उनके बीच में हम मैटिंग कराएंगे, फिर क्या करेंगे, हम सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड करेंगे। ओके, जो अच्छे हाइब्रिड हैं हम उनको चुनेंगे और फिर उनकी टेस्टिंग करेंगे और फिर उनका क्या कर देंगे, कॉमर्शलाइजेशन कर देंगे। इसके अंदर हमने कुछ वेराइटीज़ बनाई हैं, जैसे कि ब्रासिका की एक वेराइटी है प्यूसा गौरव जो किससे रेजिस्टेंट है, जो अफाइट्स से रेजिस्टेंट है। ओके, फ्लैट बीन की एक वेराइटी है, कौन सी, प्यूसा सेम 2 एंड प्यूसा सेम 3 जो जैसिड्स, अफाइट्स एंड फ्रूट बोरर से क्या है, रेजिस्टेंट है। मतलब कि इनका इस क्रॉप पर, इस वैरायटी पर कोई असर नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ओकरा भिंडी की भी एक है प्यूसा स्वामी, ठीक है, एंड प्यूसा A4 जो कि सूट एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन आर हेल्दियर फैट्स। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूव्स। बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जो कैसा हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, इम्प्रूव करते हैं हम उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को। ओके, बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को हम बढ़ाते हैं,
विटामिन्स कंटेंट को हम बढ़ाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट्स को हम बढ़ाते हैं। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे एटलस 66 हैविंग अ हाई प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, जो एटलस 66 होती है ये वीट की एक वैरायटी है। ठीक है, वीट की वैरायटी है जिसमें प्रोटीन का कंटेंट कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आ रहा है बायो फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत। ठीक है, IARI न्यू दिल्ली हैव रिलीज्ड मैनी वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स रिच इन विटामिन्स एंड बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर IARI ने क्या किया, और भी वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया, जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स है रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, जो विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट को इंट्रोड्यूस किया, स्पाइनच को एंड पम्पकिन्स को, एंड विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पाइनच एंड बथुआ, एंड प्रोटीन एनरिच्ड ब्रॉड लबलब एंड फ्रेंच एंड गार्डन पीस। ठीक है, ये सब पौधे हमने क्या किए, बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हमने इन्हें इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, सिंगल सेल प्रोटीन का क्या मतलब है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये एक अल्टरनेट सोर्स है जिसमें हम पौधों या फिर एनिमल्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, किसके लिए, प्रोटीन के लिए हम ना पौधों पे डिपेंडेंट हैं ना हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है हम लोगों के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स आर ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। इसमें हम जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, माइक्रोब्स से। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन मतलब कि हम जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं उनसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रोब्स से हम ना पौधों पे डिपेंडेंट हैं और ना ही हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं प्रोटीन के लिए। हम प्रोटीन कहाँ से ले रहे हैं, माइक्रोब्स से ले रहे हैं। ओके, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं, क्या, माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना, ठीक है, कैन ग्रोन ईजली ऑन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैविंग स्टार्च, मोलेसेस, animal manure and even sewage to produce large quantity and can serve as food rich in protein, minerals, fat, carbohydrates and vitamins। स्पाइरुलिना है उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके तौर पे, हम जो स्पाइरुलिना है इसको हम उगा सकते हैं कहाँ, सीवेज जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें भी हम उगा सकते हैं। ठीक है, हम जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, जो जहाँ पे पोटैटो को प्रोसेस किया जाता है, चिप्स वगैरह बनते हैं, उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है उसके ऊपर भी हम इन्हें उगा सकते हैं। और इनमें जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, साथ में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मिथाइलोफिलस, क्या है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस। ठीक है, ये भी एक माइक्रोब है जो कैसा होता है, हैज़ हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन बाई 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम 25 टन ऑफ प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा है। ओके, तो हम सिंगल सेल प्रोटीन का भी यूज करते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं। ओके, मतलब कि हमें प्रोटीन्स के लिए हम जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उन पर हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, ओके हम देखते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं। द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट्स फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ठीक है, टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले हम एक टर्म देखते हैं, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का क्या मतलब है? टोटीपोटेंसी का मतलब है एक प्लांट, ठीक है, हम बना रहे हैं किसी भी प्लांट से, किसी भी प्लांट सेल से, ठीक है, मतलब एक सेल से हम पूरा प्लांट बना लें, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट्स फ्रॉम एनी सेल या फिर एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ओके, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्सप्लांट इन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम यूजिंग सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम एसेप्टिक कंडीशन एंड यूज ऑफ फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लैब के अंदर हम कुछ हार्मोन्स का यूज करते हैं, ठीक है, एक मीडियम का यूज करते हैं, और हम एक प्लांट से, ठीक है, उसके हम टुकड़े करके या उसके सेल का यूज करके, एक सेल से ही हम कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एक ही प्लांट बचा है, ठीक है, और उसी प्लांट से हमें क्या करना और प्लांट्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टिश्यू कल्चर का यूज करेंगे। उसका हम एक टिश्यू लेंगे या सेल लेंगे या कोई पार्ट लेंगे प्लांट का, और हम उसे लैब के अंदर, लैब कंडीशंस के अंदर हम उससे ढेर सारे प्लांट बना लेंगे। इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ओके, दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। बिल्कुल सही बात है, जो हम नए प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है, वो हम किससे बना रहे हैं, यहाँ हम कोई भी अदर प्लांट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीडिंग रीडिंग कोई भी हम ऐसी टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम एक प्लांट का टुकड़ा ले रहे हैं या सेल ले रहे हैं और उसी से हम नया प्लांट बना दे रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात होगा, वो अपने जो पेरेंट होगा उसका क्लोन होगा, और क्लोन कैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। ओके, ठीक है, दे आर सोमा क्लोन्स, और इन्हें बोलते हैं सोमा क्लोन्स। ठीक है, मैनी इम्पोर्टेंट फूड लाइक प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनानाज एंड एप्पल इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, लैब के अंदर। ओके, मेरिस्टेम कल्चर में क्या करते हैं हम, मेरिस्टेम कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट कैन बी डन बाय मेरिस्टेम कल्चर। ओके, although the plant is infected with a virus, the meristem, apical and axillary is free of virus. Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus-free plants. मेरिस्टेम कल्चर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। मेरिस्टेम कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स की मेरिस्टेम होती है, मतलब कि एपिकल पार्ट और एक्सिलरी पार्ट होता है, पूरा प्लांट इन्फेक्ट हो जाए। एक्चुअली जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ होती है एपिकल से ही, ठीक है, मेरिस्टेम जो होता है उस रीजन से, और मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, एपिकल रीजन पे होते हैं, मतलब कि जहाँ पे टॉप पे, जहाँ प्लांट्स ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे सेल डिवाइड होती रहती हैं और जुड़ती रहती हैं, इससे प्लांट की लंबाई बढ़ती रहती है। तो अगर प्लांट इन्फेक्ट भी होता है किसी वायरस से या किसी और चीज़ से, तो क्या होगा, जो नीचे के पार्ट है वो इन्फेक्ट होगा, ना कि मेरिस्टेम इन्फेक्ट होगा। मेरिस्टेम ऊपर होता है, वो कभी इन्फेक्ट नहीं होता। तो अगर कोई प्लांट इन्फेक्ट हो गया तो मतलब कि वो पूरा प्लांट ख़राब हो गया, और हमें उसी प्लांट को फिर से बनाना है। ठीक है, वो हमारे लिए प्लांट ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, उसका मेरिस्टेम ले लेंगे। ठीक है, मेरिस्टेम उस प्लांट से हम अलग कर लेंगे क्योंकि वो तो डिजीज़ फ्री है, और उसे हम टिश्यू कल्चर की मदद से फिर से नया प्लांट बना लेंगे। इसे बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम देयर प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल fusing the cytoplasm of two different varieties is called somatic hybridization and these hybrids are called somatic hybrid। जैसे प्लांट का हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे थे, दो प्लांट्स अलग अलग, वैसा ही हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं जो लैब के अंदर। ठीक है, जो सेल्स लेवल है उस पर। ठीक है, हम क्या करें, एक सेल लिया हमने, और हमने सेल का जो डिजायर्ड प्लांट है उसके हमने सेल लिए, और उसका जो सेल वॉल है वो हमने हटा दिया। ठीक है, तो हम अंदर क्या बचा, अंदर जो प्रोटोप्लाज्म बचा उसका हमने क्या करा दिया, उससे हमने फ्यूज करा दिया। दोनों सेलों के सेल वॉल हटा दिए हमने,
उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे फ्यूज करा दिया, तो हमें क्या मिला, हमें एक नया सेल मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर दोनों सेल्स के क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, और इसे बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और जो नया जो बनेगा प्रोडक्ट उसे बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिड। ओके, क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिड। यही ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने किसको डील किया, हम एक्चुअली जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वर्ल्ड की, उसका हम खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, हम जो हमारा लाइव स्टॉक्स है, मतलब कि जो जानवर हैं हम जो पाल रहे हैं, जिनका हम यूज करते हैं, उनका हम क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज इन्हेंसमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो प्लांट्स का यूज करते हैं, क्रॉप्स का यूज हम करते हैं अपने के खाने के लिए, उनका भी हम क्वालिटी या क्वांटिटी वाइज क्या कर रहे हैं, इन्हेंसमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, प्लांट्स के अंदर हम ब्रीडिंग कर रहे थे, जिसमें हम इनब्रीडिंग कर रहे थे सेम वेराइटीज़ के अंदर, ठीक है, और आउट ब्रीडिंग कर रहे थे। आउट ब्रीडिंग के अंदर हम क्या क्या कर रहे थे, आउट ब्रीडिंग के अंदर हम आउट क्रॉसिंग कर रहे थे, क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे थे, एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने मील को बनाया था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अलग अलग स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में मैटिंग करा रहे थे। और हमने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हमने क्या किया, कुछ स्टेप्स थे बेसिक, उन्हें हमने फॉलो किया, जैसे कि हमने डिजायर्ड पेरेंट्स को हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने उनकी मैटिंग कराई, फिर जो हमारा हाइब्रिड बना उसकी हमने क्या किया, सिलेक्शन किया, और हमने उसकी टेस्टिंग की, ठीक है, और हमने उसको कॉमर्शलाइज कर दिया। फिर हमने सिंगल सेल देखा, सिंगल सेल प्रोटीन, कि हमें प्रोटीन के लिए डिपेंड नहीं रहना है एनिमल्स पे और प्लांट्स पे, हम माइक्रोब से भी प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। एंड हमने टिश्यू कल्चर को देखा, ठीक है। ये चैप्टर आपका ख़त्म यहीं पे होता है। ओके।